बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिकल पास पर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ग्रिड बनी हुई है जिसमें आपके पास चार ट्राइंगल्स बने हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, द डायग्राम शोज ट्राइंगल्स ए बी सी डी। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू बी। ए से अगर आप बी जा रहे हैं तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है? तो बेटा मैंने आप लोग के पास एक ग्रिड बनाई थी। ठीक है, इसमें सबसे पहला सवाल क्या आता है? हम लोग सबसे पहले पूछते हैं क्या साइज चेंज हो रहा है, क्या ट्रायंगल का शेप का साइज चेंज हो रहा है। अगर साइज चेंज हो रहा है तो इनलार्जमेंट, नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे साइज चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, अगला सवाल क्या था? डज इट लुक लाइक अ ड्रैग? क्या ऐसा लग रहा है आपने शेप को उठा के यहाँ रख दिया है? बिल्कुल सेम एज इट इज शेप जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये क्या हो रही है? ट्रांसलेशन हो रही है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसलेशन। अच्छा बच्चों, हमें क्या पता है कि जब भी ट्रांसलेशन होती है तो हमें उसका कॉलम वेक्टर बताना होता है। मतलब ए सी बी जाने का कॉलम वेक्टर क्या होगा? अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छः लेफ्ट जा रहा हूँ और दो ऊपर जा रहा हूँ। बच्चों लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगी तो -6, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगी तो +2। तो कॉलम वेक्टर क्या हो गया? -6 और 2। ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी आपको बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू सी। अब आपसे मैट्रिक्स पूछा है। ए से सी जा रहे हैं बच्चों, ए से सी जा रहे हैं। क्या हो रहा है ए से सी में? कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है बेटा? इनलार्जमेंट, बिल्कुल सही। शेप का साइज चेंज हो रहा है तो इनलार्जमेंट होगी। अब इनलार्जमेंट में आता है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर हम लोग किस तरह निकालेंगे बेटा? इमेज की लेंथ 4 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की लेंथ 2। 4/2 इज 2। स्केल फैक्टर हमारे पास आ गया है 2। स्केल फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है? स्केल फैक्टर आ गया है 2। अब बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या स्केल फैक्टर +2 होगा या -2 होगा? बिल्कुल सही, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि शेप ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होते शेप फ्लिप हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपका जो है वो इनलार्जमेंट का स्केल फैक्टर नेगेटिव होता है, और अगर सेम ओरिएंटेशन होती है तो पॉजिटिव होता है। और बिल्कुल सही जेड सेंटर में, अगर अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मिडल में होगी तो भी हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट निकाली ही नहीं है ना। मैं देख के बता सकता हूँ कि हमारी जो स्केल फैक्टर है वो नेगेटिव आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि शेप फ्लिप हुआ हुआ है। तो आपका स्केल फैक्टर आ गया -2। सही बात है बच्चों। अब आपसे पूछा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इनिशियली क्या होता है? 1 0 0 1। ठीक है, और इनलार्जमेंट में मैट्रिक्स का शॉर्टकट क्या था? मल्टीप्लाई कर देंगे स्केल फैक्टर से। तो -2 × 1 इज -2, 0 0 और -2। ये बच्चों आपका स्केल फैक्टर आ जाएगा। इसके आपको 2 मार्क मिले। ठीक है, आपने स्केल फैक्टर निकाला। शॉर्टकट क्या था मैट्रिक्स का इनलार्जमेंट में? कि जो भी स्केल फैक्टर आएगा उसको 1 0 0 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट सी की तरफ जाते हैं। ए इज मैप्ड ऑन टू डी बाय अ क्लॉकवाइज रोटेशन। ए इज मैप्ड ऑन टू डी बाय अ क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ दिस रोटेशन। आपसे एंगल पूछा हुआ है। अच्छा बच्चों, एंगल किस तरह आएगा? ए से डी जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी तक जा रहा हूं तो ये एंगल कितना बन रहा होगा बच्चों? वेरी गुड जैद। वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। 90 में जो है वो आपका जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। 180 में नीचे की तरफ होगा, 270 में लेफ्ट की तरफ होगा। सही है, और 360 में आप इस जगह पे आ जाएगा। तो ये आपकी जो एंगल है वो आ रहा है 270 डिग्री। फिर सी के पार्ट 2 में आपसे पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ दिस रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन के अगर आपसे कोऑर्डिनेट्स मांगे तो हमने क्या सीखा था? रोटेशन में सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका क्या है?
बाय ड्रॉइंग टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, अब दो बाइसेक्टर बनाने होंगे भाई। सबसे पहले ये पॉइंट है आपके पास और ये पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट आपके पास स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसमें आपको बाइसेक्टर बनाने की जगह आप लोग क्या कर लो भाई, बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्सेस आ रहे हैं। मतलब बीच तीन के तीन पे आपका जो है वो बाइसेक्टर बन रहा होगा बीच में, बिल्कुल। ये आपकी एक लाइन बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। और दूसरी लाइन फिर आपको बनानी पड़ेगी। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम लोग ले रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इनका जो है वो डिस्टेंस मेजर करेंगे। जितना भी डिस्टेंस आएगा, समझो उसका डिस्टेंस आया 3 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 1.5 आ गया। 1.5 से ज़्यादा आप अपने कंपास को ओपन करेंगे। 1.5 से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पिन रखेंगे, ऊपर आर्क बनाएंगे, नीचे आर्क बनाएंगे। दूसरी तरफ रखेंगे, ऊपर आर्क बनाएंगे और नीचे आर्क बनाएंगे। जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरह आपकी ये लाइन आ रही होगी। तो जहां पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट आपका होगा सेंटर ऑफ रोटेशन, 1,4। पार्ट डी की तरफ आते हैं। द कोऑर्डिनेट्स 2001 represents the transformation which maps triangle A onto triangle E. Find the coordinates of the vertices of triangle E. अच्छा, ट्राइंगल ए का मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है आपको, वो ट्राइंगल ए पे जब लग रहा है तो ट्राइंगल ई बन रहा है। अब बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका मतलब ट्रांसलेशन हो रही है, और हम लोग डायरेक्ट प्लस करेंगे। और अगर चार कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट। याद है बेटा, ये बात लास्ट क्लास में ही पढ़ी है। चार कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट। अब मैट्रिक्स आपके पास है 2001, और ऑब्जेक्ट आपका है ट्राइंगल ए। तो ट्राइंगल ए के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे भाई, 2,1 4,1 4,4। इससे जो आंसर आएगा वो किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो ट्राइंगल ई के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की मैंने आप लोगों को रिवाइज कर लीजिएगा, हम लोग ने मैट्रिसेस में पढ़ा हुआ है ये। 2 2 जार 4, 0 1 जार 0। तो पहला कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 4। फिर 2 4 जार 8, 0 1 जार 0, 8 आ गया। 2 4 जार 8, 0 4 जार 0, फिर 8 आ गया। फिर हम लोग नीचे वाली रो में जाएंगे। 0 2 जार 0, 1 1 जार 1, 0 4 जार 0, 1 1 जार 1, 0 4 जार 0, 1 4 जार 4। तो आपके पास ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,1 8,1 और 8,4। आंसर हो गया। ठीक है, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम ये सॉल्व नहीं करेंगे। कोई मसला बच्चों पहले क्वेश्चन में? दूल्हा पार्ट बी में मसला है क्या? बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे ना। पार्ट बी में अब्दुल्ला बेटा आपसे मैट्रिक्स पूछा था। अब आपने देखा यहाँ पे हो रही है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट का स्केल फैक्टर किसने निकाला, यहाँ की लेंथ 4 थी, यहाँ की लेंथ 2 थी। 4/2 is 2। और क्योंकि शेप फ्लिप हो रहा था तो नेगेटिव साइन आएगा, तो -2। इनलार्जमेंट में आपके पास मैट्रिक्स निकालने का शॉर्टकट क्या था, कि जो भी स्केल फैक्टर आएगा उसको आप इनिशियल मैट्रिक्स 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 को जब मैंने इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आंसर आ गया।
पार्ट सी में बेटा युमना आपको बोला हुआ था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है आपको। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने देखा आपका एंगल आ रहा है 270 डिग्री। और पार्ट बी के लिए आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, जहां पे वो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिर 2 3 आपको नहीं करना है, 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इन द डायग्राम पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल विथ पी क्यू आर 90। ये एंगल 90 है। क्यू आर पी इज 40। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ट्राइंगल पी वन क्यू वन आर वन इज द इमेज ऑफ पी क्यू आर अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया अबाउट द पॉइंट ओ, मतलब ओ आपका सेंटर है। द पॉइंट आर वन लाइज ऑन पी आर, द लाइन क्यू आर इंटरसेक्स पी वन आर वन एट एस। ठीक है। फाइंड आर आर वन क्यू वन एंगल ऑफ रोटेशन ओ एस पी वन। अच्छा बच्चों, सवाल देखने से पहले हम जरा कुछ बातें नोट करते हैं कि आपको बोला हुआ है कि ओ आपका मिड पॉइंट है क्यू आर का, मतलब क्यू ओ और क्यू आर सेम होंगे। क्यू ओ और क्यू आर सेम होंगे। और जब ये इस पॉइंट पे रोटेट होके ये पॉइंट यहां आ गया और ये क्यू यहां आ गया, तो अब भी आपका ओ मिड पॉइंट ही है क्योंकि ओ आपका सेंटर है। तो ये चीज और ये चीज भी सेम होंगे, मतलब ये चारों साइड आपकी इक्वल है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइडें सेम है। तो इस साइड के सामने अगर 40 है तो इस साइड के सामने भी क्या होगा, 40 होगा। और फिर ये एंगल क्या आ जाएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 100। अब पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ है आर आर वन और क्यू वन, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 40। और फिर आपसे पूछा एंगल ऑफ रोटेशन। अब पॉइंट ओ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल कितना आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है। मतलब आप यहां से यहां जाने के लिए 100 डिग्री रोटेट कर रहे हो। एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया बच्चों, एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 100 डिग्री। ठीक है। और आखिरी पार्ट क्या है, ओ एस पी वन। ओ एस पी वन आपसे ये एंगल मांगा गया है। अब हमें पता है ये एंगल 100 है तो ये सामने वाला भी 100 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा एक बात बताएं, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो, ये राइट एंगल 90 है, ये 40 है, 180 में से 40 और 90 को माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 50। और जब ये रोटेट होके P यहाँ पे आ रहा है और Q यहाँ पे आ रहा है, ये 90 यहाँ भी 90 है, ये 50 है, तो यहाँ पे भी एंगल 50 होगा। अब अगर आपके पास कोई फोर साइडेड फिगर होता है बच्चों, तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, किसी फोर साइडेड फिगर का इंटीरियर एंगल कितना होता है बच्चों, 360 होता है, बिल्कुल सही। तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस 100 प्लस 90 राइट एंगल प्लस 50 इज इक्वल टू 360। x कितना आ जाएगा, 360 माइनस 190 और 50 240। 360 माइनस 240 कितना आ रहा है बच्चों, 120 डिग्रीज। ठीक है। ये आपका पार्ट थ्री का आंसर हो गया, ये आपको 3 मार्क मिल गए। कोई मसला, कोई सवाल बच्चों।
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम बिलो शोज द पॉइंट पी, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है। द ट्रांसलेशन टी मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। गिवन दैट ट्रांसलेशन पी इज इक्वल टू क्यू, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। पहला आपको क्या बोल रहा है कि ट्रांसलेशन लग रही है ए से बी पे, वही सेम ट्रांसलेशन जब मैं पी पे लगाऊंगा तो क्यू आएगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन लग कितनी रही है भाई। अगर मैं इस पॉइंट से बच्चों यहां जा रहा हूं तो मैं 1 2 3 4 5 राइट जा रहा हूं, और 1 2 3 4 5 नीचे जा रहा हूं। तो आपका ट्रांसलेशन का वेक्टर क्या हो जाएगा? राइट के लिए +5 और नीचे के लिए -5। तो 5 और -5 आ जाएगा। अब आपको बोल रहा है एग्जामिनर कि यही सेम ट्रांसलेशन जब पी पे लग रही है तो क्यों आ रहा है। तो अगर मैं पी के पॉइंट से 5 राइट जाऊं, 1 2 3 4 और 5, और 5 नीचे जाऊं, 1 2 3 4 और 5, तो ये पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट क्यू का है। इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 0, -1। तो आप पार्ट ए के आंसर में लिख देंगे कि x 0 आ रहा है और y -1 आ रहा है। ठीक है, ये आपके आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। पार्ट बी में एग्जामिनर बोल रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू सी। ए से सी पे आ रहे हैं, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है? तो बच्चों हमने क्या सीखा है? सबसे पहला सवाल हम क्या पूछेंगे कि क्या शेप चेंज हो रहा है, क्या शेप का साइज चेंज हो रहा है। नहीं बेटा जैद, इस तरह आप आंसर नहीं दो, गलत आंसर निकालोगे। ठीक है ना? जो सिखाया है ना वो करो। देखो अभी आपने गलत आंसर बताया है। क्या साइज चेंज हो रहा है बेटा जैद? नहीं हो रहा, मतलब इनलार्जमेंट नहीं है। अगला सवाल क्या है? क्या आपको ये ड्रैग लग रहा है? बेटा ये बात इस तरह आंसर नहीं दो। क्या ये ड्रैग लग रहा है आप लोगों को? अगर ड्रैग होता तो सेम तरीके का शेप होता। तो ड्रैग भी नहीं है। तो तीसरा स्टेप क्या था? कि ड्रॉ लाइंस, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस। अगर ये लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो क्या हो रहा होगा? रिफ्लेक्शन। और पैरेलल लाइंस नहीं बन रही तो रोटेशन हो रहा होगा। अब आप देख सकते हैं ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका मतलब हमारे पास हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो 2 मार्क के सवाल में आपको 1 मार्क तो मिल गया रिफ्लेक्शन लिखने का। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया है? जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो आपको बताना है कि कौन सी लाइन में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ए से अगर आप सी पे आ रहे हो तो कौन सी लाइन में रिफ्लेक्शन हो रही है बेटा? अगर वाई एक्सिस में हो रही होती तो पॉइंट यहां आता, एक्स एक्सिस में होती तो पॉइंट यहां आ जाता, y = x में होती तो इस तरफ आता, और y = -x में होती तो यहां आता। सही बात है। तो रिफ्लेक्शन कौन सी लाइन में हो रही है? y = -x की लाइन में। आप लोग एक बात भी नोट कर सकते हो, अगर मैं कोई एक कोऑर्डिनेट ले लूं, ये पॉइंट आ रहा है 2, 3, ये पॉइंट आ रहा है -3, -2। यहां से अगर मैं यहां जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस। ये किसका शॉर्टकट था बच्चों? रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = -x। तो आप क्या लिख रहे होगे नीचे? रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = -x। 2 मार्क और मिल गए। ठीक है। फिर पार्ट सी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमने क्रॉस कर दिया है। पार्ट डी पे आ जाते हैं। ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल ई बाय अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट 4, 2। मतलब ये आपका सेंटर है। ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल ई ऑन द अबव डायग्राम। ट्राइंगल ई आपको ड्रॉ करना है रोटेशन के बाद। अच्छा बच्चों हमने जो है ना सीखा था रोटेशन में, शॉर्टकट सीखे थे। और मैंने आप लोग को बताया था कि अगर सेंटर 0, 0 होगा तो शॉर्टकट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। और अगर सेंटर 0, 0 के अलावा कुछ होगा तो बच्चों 3 स्टेप होंगे। याद है? सब्ट्रैक्ट सेंटर, अप्लाई शॉर्टकट, ऐड सेंटर। ठीक है। बेटा रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज का शॉर्टकट क्या था? याद है आप लोगों को? रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज का शॉर्टकट क्या है?
ए से ई पे जाना है, ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं भाई। 2,3। ये आपके पास आ गए ए के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं भाई सबट्रैक्ट सेंटर। तो 4 और 2 को माइनस कर लेते हैं। सबट्रैक्ट सेंटर के बाद आंसर क्या आ रहा होगा, 2 - 4 इज -2, 3 - 2 इज 1, 3 - 4 इज -1, 3 - 2 इज 1, 2 - 4 इज -2, 5 - 2 इज 3। सही है। एक्स कोऑर्डिनेट से 4 माइनस करा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का 4 था, और वाई से हमने 2 माइनस कर दिया, तो ये सबट्रैक्ट सेंटर कर दिया। अब शॉर्टकट क्या है बच्चों, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज वाई साइन, बिल्कुल सही। तो जब शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा तो -2 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि जब -2 यहाँ जाएगा और फिर उसकी साइन चेंज होगी तो वो +2 हो जाएगा। -1 और 1 क्या हो जाएगा, स्वैप करेंगे तो 1 और -1, और फिर वाई की साइन चेंज करेंगे तो 1 और 1। स्वैप बोथ प्लेसेस -2 बन जाएगा +2। तो ये हो गया अप्लाई शॉर्टकट। और फिर हमें करना है ऐड सेंटर। तो 4 और 2 को फिर से ऐड कर देंगे। 1 + 4 5, 2 + 2 4, 1 + 4 5, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 2 + 2 4। ये आ गए आपके पास ई की कोऑर्डिनेट्स, इनको आप ड्रॉ कर लेंगे। 5 4 5 3 और 7 4, 5 4 5 3 और 7 4। ये आपका बन गया ट्राइंगल ई। क्लियरली नजर आ रहा है रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओ रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल, इस सवाल इस क्वेश्चन में। अप्लाई शॉर्टकट। अब्दुल्ला बेटा, स्टेप 2 में शॉर्टकट लगाते ना। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज वाई साइन। चेंज हुई तो है बेटा। जब ये -2 यहाँ आएगा तो -2 होगा ना, फिर -2 + 2 हो गया। -1 यहाँ आया, फिर -1 + 1 हो गया। -2 यहाँ आया स्वैप करके, फिर -2 + 2 हो गया। स्वैप करी तो है आपने। पहले स्वैप करोगे फिर साइन चेंज होगी ना। ठीक है बेटा। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। तो 6 का पार्ट भी अभी हमें नहीं करना, वो वेक्टर्स का है। पार्ट ए देख लें। CB/CE इज इक्वल टू CA/CD इज इक्वल टू 1/2। डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप CAB टू CDE। CAB से आप CDE पे जा रहे हो बच्चों, तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। CAB से CDE पे बच्चों कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। वेरी गुड बेटा। बेटा सब जवाब दो यार, गलत जवाब दो लेकिन जवाब दो। बिल्कुल सही। साइज चेंज हो रहा है बच्चों, तो इनलार्जमेंट हो रही होगी।
अब इनलार्जमेंट का तो आपको 1 मार्क मिल गया। अब स्केल फैक्टर भी बता दें भाई बच्चों, आप लोग के हिसाब से स्केल फैक्टर क्या होगा? स्केल फैक्टर क्या होगा? वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड जैद, लेकिन बेटा नंबर क्या होगा? अब आपको पता है CB1 है तो CE2 है, तो डबल हो रहा है, तो स्केल फैक्टर होगा 2। अब जब स्केल फैक्टर आ जाता है तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखता हूं। अब बेटा आप लोग देखो, साइज जो शेप है आपका वो फ्लिप हो रहा है, उल्टा बन रहा है यहाँ पे आके। तो आपका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा? -2। स्केल फैक्टर आ गया -2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल ABC एज वर्टिसेस दिस, DEF के वर्टिसेस मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। मैट्रिक्स P रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन T दैट मैप्स ट्राइंगल ABC टू DEF। डिस्क्राइब T फुली। बेटा यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है जिससे ABC से हम DEF पे जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें देखना है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है भैया। साइज चेंज नहीं हो रहा, ड्रैग भी नहीं है, ठीक है। लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइंस बन रही है, इसका मतलब क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन। बेटा ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रही है? जब हम लोग रिफ्लेक्शन लिखते हैं तो हमें बताना होता है कौन सी लाइन में हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही बेटा, आप देख सकते हैं आपकी लाइन जो है वो यहाँ बन रही होगी, तो ये बन रही है y = -x की लाइन। तो उससे आप देख सकते हैं A से D पे जाने के लिए स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस। तो ये किसका शॉर्टकट है? शॉर्टकट है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = -x का, ठीक है। पार्ट 2 में बोल रहा है कि इसका मैट्रिक्स बताएं। राइट डाउन द मैट्रिक्स P। इनिशियल मैट्रिक्स होता है बच्चों 1 0 0 1। y = -x की जब ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज बोथ साइंस। तो यहाँ जहां पे 1 है वहां पे माइनस आ जाएगा। तो आपका नया मैट्रिक्स क्या होगा? 0 -1 -1 और 0। ये आपका आंसर आ गया बेटा, यही सेम चीज लेक्चर में आप लोगों को लिखवा चुका हूं मैं। चलें आगे बढ़ते हैं। Another transformation is represented by the matrix Q, where Q is 0 1 -1 and 0. This transformation maps B onto Y. इस ट्रांसफॉर्मेशन से B जो है वो Y पे जा रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Y। Y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है भाई। इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है 1 0 0 1, तो प्लेसेस स्वैप हुई हैं और x की साइन चेंज हुई है। स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज x साइन। यहाँ पे ये हो रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज x साइन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जब b पे लग रही है तो हमारे पास y आ जाएगा। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 और 1 है। तो हम क्या कर देंगे? स्वैप बोथ प्लेसेस, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। चेंज x साइन, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा? -1। स्वैप बोथ प्लेसेस, चेंज x साइन। ये आपके किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? ये आपके y के कोऑर्डिनेट्स हो गए, -1, 3। ठीक है। बी में हमने स्वैप बोथ प्लेसेस किया, 1 और 3 आ गया, और फिर x की साइन चेंज कर दी तो -1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया।
पार्ट 2 में आपको बोला हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स के ऑन टू सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ के। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जब के कोऑर्डिनेट्स पे लग रही है तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। अब हमें बोला हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन जब के कोऑर्डिनेट्स पे लग रही है तो सी के आ रहे हैं। के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब हमें बच्चों के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, लेकिन हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, 1 और 2 हैं। अब जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें 4 नंबर्स होंगे, वो किसी पे अप्लाई हो रही होगी, तो हम उस पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज। मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 0 - 1 1 0, ये आपका मैट्रिक्स होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा के, क्योंकि के पे ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। और उससे इमेज क्या आएगा, इमेज आएगा सी का। तो ऑब्जेक्ट आपका है, ये आपका मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो एक्स और वाई लिख देंगे, इज इक्वल टू सी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 2। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 0 × x is 0, -1 × y is -y। 1 × x is x, 0 × y is 0, x आ गया, इज इक्वल टू 1 और 2। अगर -y 1 के बराबर है तो y -1 के बराबर होगा, और x जो है वो 2 के बराबर होगा। तो के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों, के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -1। ये आंसर आ गया। ये थोड़ा टेक्निकल सवाल था भाई। पहले पार्ट में सीधा सीधा ये ट्रांसफॉर्मेशन बी पे अप्लाई करी तो y आ गया। पार्ट बी में एग्जामिनर ने क्या करा, के कोऑर्डिनेट्स ही गायब कर दिए। और एग्जामिनर ने बोला जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट याद होगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके इमेज निकालनी है, उनका ही आंसर सही आएगा। यही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, और आगे जाते हैं भाई। पार्ट 3, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। बेटा ये क्यू जो है, स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज एक साइन, ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चा, ये सिर्फ ये लिखने के 2 मार्क्स हैं। शॉर्टकट याद होगा, जिंदगी कितनी आसान होगी। और फिर पार्ट 4, द मैट्रिक्स आर इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय पी, बाय कंसिडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ट्राइंगल ए बी सी और अदरवाइज फाइंड आर। अब बच्चों हमें आर फाइंड करना है। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स का सवाल आ गया एक तरह से। अगर पी यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, अगर पी यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा। क्या बात है अब्दुल्ला बेटा, क्या पढ़ा है आपने। बच्चों मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, मैट्रिसेस में क्या होता है, अगर आप एक चीज को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो तो वो इनवर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इनवर्स। याद आया। और यहाँ पे P जो है वो R के बाद है, तो P का इनवर्स जो है Q के बाद होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स इज इक्वल टू R। ठीक है, अब Q तो आपको ये दिया हुआ है, 0 - 1 1 और 0। P इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। बेटा मैट्रिसेस में हम लोग इनवर्स किस तरह निकालते थे, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट।
तो पहले पी कहाँ है हमारे पास, पी ये रहा, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए डी माइनस बी सी, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, माइनस माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, तो ये माइनस वन आ गया। तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एड जॉइंट। एड जॉइंट में क्या होता था बेटा, ए और डी की जगह स्विच होती थी, तो जीरो और जीरो तो जीरो और जीरो ही आ जाएंगे, और बी और सी की साइन स्विच होती थी, साइन चेंज करते थे हम लोग, तो माइनस वन जो है वो प्लस वन हो जाएगा। अब वन डिवाइड बाय माइनस वन इज माइनस वन इंटू जीरो इज जीरो, माइनस वन इंटू वन इज माइनस वन, फिर माइनस वन और जीरो, ये आपका बच्चों इनवर्स आ गया। तो क्यू मल्टीप्लाई बाय पी इनवर्स इज इक्वल टू आर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आर आ जाएगा। बेटा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की किस तरह होती थी, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, यहाँ वन आ गया। फिर जीरो इंटू माइनस वन इज जीरो, माइनस वन इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू माइनस वन इज जीरो, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, तो ये आ गया माइनस वन। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल, पार्ट सी हमें नहीं करना वेक्टर्स का अभी। ठीक है। अच्छा बच्चों 10 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 के ये 3 पार्ट करने हैं आप लोगों को, ये करें, अभी करो बेटा आप लोग सब। 5 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल जल्दी से सॉल्व करें, मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द पॉइंट पी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अभी भाई एक पॉइंट है पी और 3 ट्राइंगल बने हुए हैं ए बी और सी। द रिफ्लेक्शन एम मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, गिवन दैट एम ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू, राइट द कोऑर्डिनेट। अच्छा बच्चों पहले आपको क्या बोल रहे हैं कि ए से बी पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है, वही रिफ्लेक्शन जब मैं पी पे लगाऊंगा तो क्यू आएगा, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ। जिस तरह पीछे एक सवाल इसी तरह का ट्रांसलेशन में आया था। अब पहले हम लोग देखते हैं ए से बी रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है। ए ये रहा और बी ये रहा, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बेटा, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे इसके बीच में, ए और बी के बीच में ये लाइन बन रही होगी। ये हमारे पास ए और बी के बीच में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब अगर यही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे पी रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो क्यू कहाँ आएगा, ये एक ऊपर है तो ये एक नीचे आ जाएगा इधर, ये आ गया हमारा क्यू का पॉइंट। अब आपसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं एग्जामिनर ने, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 6, 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 6, 2। ठीक है। फिर पार्ट बी में आपसे बोल रहा है द रोटेशन आर मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। आपको बता दिया पार्ट बी में रोटेशन हो रही है। पहले पार्ट में बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन। बेटा सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह आएगा, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे, वही डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा अपने कंपास को ओपन करेंगे, ऊपर आर्क नीचे आर्क, दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, ऊपर आर्क और नीचे आर्क, जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा।
अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ले लें तो आपकी लाइन बन रही होगी इस तरह। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ले लें तो आपकी लाइन कुछ इस तरह बन रही होगी। अब आप लोग बेटा एग्जैक्ट लाइन बना रहे होगे, तो जहां पे ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ना, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन आपके पास आ गया -2 और 0। -2 और 0। पार्ट बी, द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन। द एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि ए से मैं सी जा रहा हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ठीक। और एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक है। तो एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री और डायरेक्शन आ गई एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फिर पार्ट सी, द मैट्रिक्स -2002 represents the transformation T given that T of A is equal to D, draw and label D on the diagram। इस मैट्रिक्स का क्या मतलब है, वन, वन के अलावा अगर कोई और नंबर होगा इसका मतलब है इनलार्जमेंट हो रही है, और स्केल फैक्टर होगा -2। अब ए पे जब आप ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो डी आ जाएगा। अब आपको जो है वो सेंटर तो बताया हुआ नहीं है, तो आप 0 0 अज्यूम करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, 0 1 2 1 और 3 3। ठीक है, ये पॉइंट 0 1 आ गया, ये पॉइंट 2 1 आ गया, ये पॉइंट 3 3 आ गया। इन कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय -2 कर लोगे। इनलार्जमेंट में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 × -2 इज 0, 1 × -2 इज -2, 2 × -2 इज -4, -1 × 1 इज -2, फिर -6 और -6। तो ये मैं ब्लू से बना देता हूँ। 0 पे -2 हमारे पास जो है वो ये पॉइंट होगा। -4 पे -2 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। -6 पे -6 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल डी। ठीक है। इनलार्जमेंट के बाद देखें ट्राइंगल डी आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी, द ओरिजिन इज इनवेरिएंट। टी मैप्स 10 to 20 एंड 01 to 02। एक .10 जो है वो 20 पे जा रहा है, और 01 जो है वो 02 पे जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं हम लोग। 1 से 2 पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 1 से 2 पे जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है बच्चों का कि सर आप प्लस भी तो कर सकते हैं, +1। यहाँ पे आप +1 भी तो कर सकते थे, तो भी 2 ही आता। लेकिन बेटा फिर 0 + 1 जो है ना वो फिर 1 होता। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ, तो ऐड नहीं हो रहा है। अब आप देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो 1 × 2 = 2 और 0 × 2 = 0, तो ये बात प्रूव हो रही है। 0 × 2 = 0, 1 × 2 = 2। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2। जब भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, इलार्जमेंट हो रही है, तो मैट्रिक्स क्या होगा, स्केल फैक्टर जो आपका 2 आया उसको 1001 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्केल फैक्टर 2 जो आया है उसको जब हम लोग 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल, 2002।
डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन टी। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या है बच्चों? इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर होगा 2। पी का पार्ट 1। पार्ट 2 में नहीं करना है, पार्ट 1 कर लेते हैं। बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद 10 तक कर लेते हैं, ठीक है। शेप बी इज मैप्ड ऑन टू सी बाय रोटेशन सेंटर 8,3 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बी से सी पे जा रहे हैं, सेंटर 8,3 दिया हुआ, रोटेशन दी हुई 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा बच्चों, जब सेंटर 0 0 नहीं होता तो 3 स्टेप होंगे, और रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या होगा? स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज वाई साइन। सही बात है। पहले आप बात हो रही है बी की, तो बी के कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर लो। 4,1, 5,1, 7,2, 8,2। जब आप इन चारों में से सबसे पहला स्टेप क्या है? सेंटर 0 0 नहीं है तो सब्ट्रैक्ट द सेंटर। आपके पास सेंटर जो है वो 8 और 3 दिया हुआ है, तो आप सेंटर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट सेंटर के बाद आंसर क्या आ रहा है? 4 - 8 इज -4, 1 - 3 इज -2, 5 - 8 इज -3, 1 - 3 इज -2, 7 - 8 इज -1, 2 - 3 इज -1, 8 - 8 इज 0, 2 - 3 इज -1। ये हमने कर लिया सब्ट्रैक्ट सेंटर। अब करेंगे अप्लाई शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? स्वैप बोथ प्लेसेस चेंज वाई साइन। तो -2 और +4 हो जाएगा जब वाई की साइन चेंज होगी तो। बेटा याद रखना, पहले स्वैप करेंगे और फिर साइन चेंज करेंगे। जब स्वैप करेंगे तो -2 -4 हो जाएगा, और वाई की साइन फिर -4 से +4 आ गई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -2 और +3, -1 और +1, -1 और ये 0 ही रहेगा, 0 की साइन तो चेंज नहीं हो सकती। और अब हम करेंगे एड सेंटर। तो हमें 8 और 3 प्लस करना है। -2 + 8 इज 6, 4 + 3 इज 7, -2 + 8 इज 6, 3 + 3 is 6, -1 + 8 is 7, 1 + 3 is 4, -1 + 8 is 7, 0 + 3 is 3। ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। 6,7, 6,6, 7,4 और 7,3। ये हो गया रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, सेंटर 8,3। ठीक है, पार्ट 2 पर हमें नहीं करना। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पार्ट बी हमें नहीं करना, वेक्टर्स का है। पार्ट ए जो है उसमें मैट्रिसेस और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का टच आ रहा है, तो ये सवाल हम लोग कर लेते हैं ताकि मैट्रिसेस भी रिवाइज हो जाए। ए बी और सी दिया हुआ है आपको, बोला हुआ है इवेल्युएट 4C - 2 है। 4C की जगह आ जाएगा 1 - 3, 3 और 2, -2। ए की जगह आ जाएगा, सॉरी सॉरी 4C है। सी हमारे पास है -1, 0, 0 और 1,
-2, ए क्या है हमारे पास, 1 -3, 3 और -2। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे साइन को इग्नोर करेंगे। मतलब यहाँ पे आपने -4, 0, 0 और 4 लिख दिया। अब आप -2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहोगे, माइनस ये हो रहा है तो माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 2 1 जार 2, 2 इंटू -3 इज -6, 2 3 जार 6, 2 इंटू -2 इज -4। ठीक है, इस माइनस साइन को इग्नोर करके मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब हम माइनस कर देंगे, तो -4 -2 हो जाएगा -6, फिर जीरो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 6 इज 6। अब 0 -6 इज -6, और फिर 4 -4, माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा बच्चों, 4 + 4 इज 8। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, गिवन दैट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बी आपको दिया हुआ है, ए इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा। बच्चों इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, 1 × -2 -3 × 3, तो ये आ गया -2, -3 इज -9, माइनस माइनस प्लस होगा, -2 + 9 इज +7। ये आ गया डिटर्मिनेंट। तो 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है भाई, ए और डी जगह स्विच कर लेंगे, बी और सी साइन चेंज कर लेंगे। ये ए इनवर्स आ गया, ये हमारे पास पी के बराबर है, -2p, 3p, -3p और p। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। और 1/7 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। आप किसी भी एक से कर लो, अगर आप 1/7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 1/7 ही होगा। और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है पी, तो पी की वैल्यू आ गई 1/7। अगर आप कोई भी वेरिएबल ले लेते, 1/7 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2/7 आता। यहाँ पे आपके पास -2p था, 2 और 2 कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, पी की वैल्यू 1/7 ही आती। ठीक है, तो हर तरीके से पी की जो वैल्यू है वो 1/7 ही आ रही है, जो आपसे मांगी गई थी। ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 की बात करते हैं। फाइंड द 2/2 मैट्रिक्स एक्स वेर ए एक्स इज इक्वल टू सी। अच्छा बच्चों, अभी हम लोगों ने पीछे भी ये बात नोटिस करी कि अगर एक्स निकालना है, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं होता। वेरी गुड, इनवर्स हो रहा होता है। तो ए वहां जाके हमारे पास इनवर्स हो रहा होगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ पार्ट 3 में, एक्स इज इक्वल टू, अब ए यहाँ पे पहले है, तो यहाँ भी ए पहले आएगा, ये भी रूल था एक। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए इनवर्स हमारे पास हमने पहले पार्ट में निकाला हुआ है, 1/7, -2, 3, -3 और 1। और सी कितना है भाई, -1 0 0 1, -1 0 0 और 1। 1/7 को एंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 इंटू -1 इज +2, 3 0 जार 0, तो 2 आ गया। -2 इंटू 0 इज 0, 3 1 जार 3, -3 इंटू -1 इज +3, 1 इंटू 0 इज 0, -3 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। अगर आप इस तरह आंसर छोड़ना चाहें तो ये भी सही है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो एक्स की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास पार्ट सी। और पार्ट फोर क्या है? द मैट्रिक्स सी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन टी, डिस्क्राइब फुली दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? हम किस तरह देखेंगे? इनिशियल मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, यहाँ पे लिखा हुआ है -1 0 0 1, मतलब एक्स की साइन चेंज हो रही है। बेटा कौन सा शॉर्टकट था जिसमें एक्स की साइन चेंज होती थी? कौन सा शॉर्टकट था जिसमें एक्स की साइन चेंज होती थी? वेरी गुड बच्चा, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। पार्ट फोर का क्या आंसर हो जाएगा? सिर्फ ये लिखने के 2 मार्क हैं, देख लो शॉर्टकट का कितना फायदा है। रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट भी हमें नहीं करना। बेटा सब चैट बॉक्स में बता दें यहाँ तक सबको क्लियर है? इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग फ्राइडे को भी 10 और सवाल पास पेपर के कर होंगे, जो मैं आप लोगों को कराऊंगा। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग बाकी के सवाल जो है वो खुद से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।